अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह रिटेल स्टोर्स के ऊपर आपको एफपीआर पीओएस इंटीग्रेशन करवानी पड़ती है, इसी तरह होलसेलर्स के लिए या बिजनेस टू बिजनेस डील करने वालों के लिए एफपीआर ने एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया है जिसको कहते हैं डिजिटल इनवॉइसिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये डिजिटल इनवॉइसिंग है क्या चीज और आपने किस तरह अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जो इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है वो दो डॉक्यूमेंट्स एफबीआर की तरफ से आपको मिलते हैं। एक है यूजर गाइड, यूजर मैनुअल, और दूसरा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। यूजर मैनुअल वो है कि कोई भी बंदा उसको पढ़ के उसको फॉलो करके वो काम कर सकता है, और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है वो डेवलपर्स के लिए है, जिन्होंने डेवलपर्स ने पढ़ के तो फिर इसके मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करनी है और उसके साथ इंटीग्रेशन करनी है। अगर आप इसका यूजर मैनुअल खोलें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि इसका डिजिटल इनवॉइसिंग है क्या, इसका स्कोप क्या है। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल भी है ये। और इसका तरीका बताया है कि आपने इसके अंदर रजिस्टर्ड कैसे होना है। यही तरीका मैं आपको भी बताऊंगा और जो चीजें इसके अंदर आपने इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बताता चलूंगा। अब ये सारी इसकी है, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। और इसी तरह जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है। ये बेसिकली डील कर रही है डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट्स को कि डिजिटल इनवॉइसिंग का डाटा आपने एपीआईज के जरिए फिजिकलाइजेशन इनवॉइस डाटा भेजना है, वहां से एफबीआर को जाएगा। एफबीआर से फिर बायर सेलर इनवॉइस की वेरिफिकेशन होगी, फिर यहाँ पे नेक्स्टर सी के अंदर आ जाएगा और नेक्स्टर ए के अंदर आ जाएगा। ये सारी की सारी हायरार्की है जो उन्होंने बताई हुई है। आप इसको पढ़ें, इसकी सारी इनवॉइसेस को देखें। बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है कि दो तरह के अकाउंट्स होंगे, एक सैंडबॉक्स होगा और एक आपका प्रोडक्शन के लिए होगा। किसी भी बंदे ने प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए सैंडबॉक्स के जितने भी सिनेरियोज हैं वो उसने फुलफिल करने हैं। सिनेरियोज कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि जो आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक एफबीआर ने बताया हुआ है कि ये सिनेरियोज आपने फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तब जाकर आगे प्रोडक्शन में आप जाएंगे। अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ आए या इसके स्टार्टिंग की तरफ आए तो इसकी वर्किंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी होगी, आपने किसी भी ब्राउजर के ऊपर आयरिस की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपने जाके लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और आपने जाना है डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इसकी ऑलरेडी कंप्लीट वर्किंग मैं कर चुका हूँ, इसलिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल हुई होगी, आपको नजर आएगी। लेकिन जो आपने बेसिक स्टार्ट करना है वो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से इंटीग्रेशन मोड को आपने करना है कि आपने चूज करना है लाइसेंस इंटीग्रेटर। या तो आप पराल को चूज कर सकते हैं या अदर आप चूज कर सकते हैं। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पराल को हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिल रहा है जबकि वो फ्री ऑफ कास्ट है, और अदर वालों के ऊपर आप ये देख लें कि इसके मुख्तलिफ चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली जो इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में ये है कि समझ लें कि एक कमरा है जहाँ पे एफबीआर का डाटा पड़ा हुआ है, जो मैं बिल्कुल आम लेमैन के लिए समझा रहा हूँ। अब उस कमरे तक जाने के लिए एफबीआर ने जिन बंदों को अलाउ किया हुआ है उसके अंदर एक पराल का सिस्टम है। पराल का जो बंदा है वो उस कमरे में जा सकता है, और इसी तरह अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो भी वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जो एफपीआर का डाटा वहां पे लेके जा रहा है बंदा, वो कह रहा है मैं फ्री में आपका डाटा वहां पे लेके जाऊंगा, जबकि जो दूसरे अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो आपको ये मुख्तलिफ जो एफबीआर ने रिकमेंड किया हुआ है वो चार्जेस ले सकते हैं। भी कंपनी जिससे भी आप ले रहे हैं उस कंपनी का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, ऑन प्रेमिसेस है या क्लाउड बेस है। तो अगर तो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और सारा डाटा आपके पास है तो आपने ऑन प्रेमिसेस सिलेक्ट करना है, और अगर आपका डाटा किसी और सर्वर पे है तो आपने क्लाउड सिलेक्ट करना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर का वर्जन आ जाएगा, कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक यूजर आईडी आपने देनी है और उसका पासवर्ड देना है, CRM का पासवर्ड देना है, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। असल जो चीज आ जाती है वो यहाँ पे आपने बिजनेस की नेचर सिलेक्ट करनी है कि ये मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है। यहाँ से आप इसी से अंदाजा हो जाता है किन लोगों ने डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अपना सही आपने नेचर सेलेक्ट करनी है बिजनेस की, क्योंकि जब आप ये नेचर सेलेक्ट करेंगे
इसके बाद इसी हिसाब से आगे सिनेरियोज भी आपके पास आएंगे। यहाँ पे आगे आ जाता है कि सैंडबॉक्स की टेस्टिंग के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सैंडबॉक्स की टेस्टिंग है। इसके लिए यहाँ से आपने किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे फिर उसी हिसाब से इसके सिनेरियोज भी बनेंगे। अगर आप यहाँ से एक से ज्यादा कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा सिनेरियोज बनेंगे। जो टोटल सिनेरियोज बनते हैं वो 28 हैं। अगर आप सब कुछ सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर तो 28 सिनेरियो बनते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनको तो 28 के 28 फुलफिल करने हैं। लेकिन फॉर टाइम बीइंग अगर एक कस्टमर है जो आपका सिर्फ और सिर्फ होलसेल रिटेल में डील करता है तो आप होलसेल रिटेल को सिलेक्ट करके तो नेक्स्ट कर दें। अभी जिस तरह मेरे जो कस्टमर थे वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे तो मैंने ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद उसने कहा है कि कुछ चेंजेस आपने मेड किए हैं तो हमने यस कर दिया। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से आपने फिर नेक्स्ट करना है। अब अक्सर जो यहाँ पे एक मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप इन्होंने बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 192.168.1.1। अब ये जो आईपी होती है ये आम यूज हो रही होती है। तो कस्टमर क्या करते हैं कि वो जो सिस्टम की आईपी होती है वो उठा के यहाँ पे लिख देते हैं और फिर यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जब यहाँ से सबमिट करते हैं तो वो आपकी आईपी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये जो आपकी लोकल सिस्टम पे आईपी चल रही है वो आईपी आपने यूज नहीं करनी। एक तो पहली बात ये है। दूसरी ये है कि इसके लिए एक स्टैटिक आईपी चाहिए। अगर आप पीटीसीएल, नयाटेल, स्टॉर्म फाइबर या किसी किस्म की कोई कंपनी का नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको स्टैटिक आईपी दे। अगर आपके स्टैटिक आईपी नहीं है या आप यूज नहीं कर सकते तो या आप इंटीग्रेशन भी आगे नहीं कर सकते। तो ये आपने देखना है कि अगर आपके पास नहीं है सबसे पहले आपने स्टैटिक आईपी लेनी है। और स्टैटिक आईपी लेने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है व्हाट इज माई आईपी। तो यहाँ पे आपने जाना है। जब स्टैटिक आईपी आप ले चुके होंगे तो यहाँ पे एक आईपी आ रही होगी और ये वो आईपी होगी जो आपका रोटर रीस्टार्ट भी होता रहे तो चेंज नहीं होती। स्टैटिक आईपी बेसिकली ये है कि अगर आपका रोटर रीस्टार्ट और रोजाना भी होता रहे तो आपकी आईपी चेंज नहीं होती। अगर आपकी आईपी चेंज हो रही है इसका मतलब है वो स्टैटिक आईपी नहीं है। और अगर आपने स्टैटिक आईपी एक फायरवॉल पे ली हुई है या एक से ज्यादा ली हुई है तो आपने वो वाली आईपी यूज करनी है जिससे आपने डाटा सेंड करना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपने स्टैटिक आईपी पहले बाय करनी है, अगर नहीं है उसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि वही वाली आईपी आपने यूज करनी है। क्योंकि जब आप आईपी यहाँ पे ऐड करवाते हैं उसके बाद आप सबमिट करते हैं तो ये 2 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी ये अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। सम टाइम ये होता है कि वो ईमेल आपको कर देते हैं और यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग कर रहता है। जिस तरह भी आप स्टेटस देख रहे हैं ये इनका स्टेटस आईपी का पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद इनका डाटा सारा सेंड हो गया और इनकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसलिए यहाँ पे स्टेटस को आपने नहीं देखना, आपने देखना है कि आपको ईमेल आ गई है तो आगे आपने प्रोसीड करना है। इसके बाद आईपी के बाद जो मेन चीज आ जाती है वो यहाँ पे आपके इलिजिबल सिनेरियोज हैं। अब जो आपने वहां पे सैंडबॉक्स की टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट किया है इसके मुताबिक इनके 9 सिनेरियोज बनते हैं। अब ये 9 सिनेरियोज किस तरह हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये सिनेरियोज आपने पास करने हैं। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो आगे आपका प्रोडक्शन के लिए कोड ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने सिनेरियोज पास करने हैं। अब आपने कैसे पास करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही होती है कि यूजर को समझ नहीं आ रही होती कि यार ये सिनेरियोज के अंदर हमने डाटा क्या भेजना है। इसके लिए मुझे जो बेस्ट रिसोर्स मिला है काफी सर्च करने के बाद वो एक वेबसाइट है जिन्होंने ये सारे के सारे सिनेरियोज फुलफिल किए हुए हैं। आपने जस्ट वहां से उसको कॉपी करना है और अपने मुताबिक उसको मॉडिफाई करके ये सिनेरियो सारे पास। और आपको भी मैं मशवरा दूंगा अगर आपको इससे बेहतर ऑप्शन है तो वो आप यूज करें, अगर नहीं है तो इनकी वेबसाइट को यूज करें। ये मेरे कोई जानने वाले नहीं है, ना ही मैं इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। जब आप नए होंगे आप बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा इन चीजों को सॉल्व करने में, क्योंकि अभी ये नई चीज है, इसके लिए ज्यादा आपको वेब के ऊपर चीजें नहीं मिल रही। मैंने खुद भी जब ये इसको किया तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर थॉरोली सर्च करके तो ये मैं भी आपको वीडियो बना रहा हूँ कि जो जो चीजें मुझे मसले आए थे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने ये आप देखें जितने भी सिनेरियोस थे ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे डाले हुए। असल चीज जो इसके अंदर है वो है यहाँ पे आप देखें ये इन्होंने सिनेरियोस को एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ पे वो डाटा डाला हुआ है कि ये डाटा आपने कौन सा प्रोवाइड करना है। जो पहले सिनेरियोज होते हैं आपको ये देखें ये SN1 SN2 यहाँ तक तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब आते हैं ना सेल एंड रिड्यूस रेट
इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, ये SRO आइटम नंबर, सीरियल नंबर। यहाँ पे बंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कहाँ से मैंने लेके आना है, SRO शेड्यूल नंबर क्या लेके आना है। ये काफी आप तक दो करने के बाद ये चीजें आपको मिलेंगी, और इसके मुताबिक अगर आप डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डाटा आपका सक्सेसफुल होगा ही नहीं और सिनेरियो आपका पास नहीं होगा। यहाँ से आपने डाटा कॉपी करना है, यहाँ से आपने इस तरह डाटा कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद जो चीज आपको चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगी पोस्टमैन। अगर तो आप सॉफ्टवेयर के डेवलपर हैं तो पोस्टमैन का आपको पता होगा, ये बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है। अगर आप नए हैं तो आप इसको पोस्टमैन को यूज करें। इसके अंदर आप यहाँ पे सिनेरियो जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप कर लें, क्योंकि ये कस्टमर टू कस्टमर आपको दोबारा यही फुलफिल करके पास करने पड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे एक मरतबा बना लें, और इसके बाद आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं एक बनाकर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, जिस तरह मैंने FBR डिजिटल इनवॉइसिंग का बनाया हुआ है, इस तरह आप एक फोल्डर बना लें, उसके अंदर सारे के सारे सिनेरियोज यहाँ पे ये डाल दें। और अगर आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने यहाँ से प्लस का साइन दबाना है, यहाँ पे आपने इसको लिख देना है कोई भी SN। मैं अभी फिलहाल आपको लिए मैं 001 लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 001 ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट को करना है पोस्ट, यहाँ पे आपने URL को यूज करना है। URL जो है वो आपके पास अब दो तरह के हैं। अब इसके लिए यह देखें, सैंडबॉक्स की टेस्टिंग के लिए आपको ये URL मिलेगा, और प्रोडक्शन के लिए भी सेम URL है। जो डिफरेंस होगा वो इस कोड का होगा। सैंडबॉक्स के लिए ये कोड यूज हो रहा है, और प्रोडक्शन के लिए आपका जो फाइनल यानी कि आपने सबमिशन करनी है फाइल की, वो उसका जो टोकन है वो चेंज है। टोकन के अलावा URL में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जो आपने टोकन ऐड करना है वो ऑथराइजेशन के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे आपने अंदर आना है, और यहाँ पे वो टोकन आपने पेस्ट कर देना है। टोकन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने बॉडी के अंदर आना है, यहाँ पे रॉ के अंदर आना है, और वो जो कॉपी किया था वहां से आपने मिसाल के तौर पर आप यही वाला मैं आपको बताता हूँ, ये आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर। अब ये जो सिनेरियो बनता है ये बन रहा है आपका 005, तो इसको हम कर देते हैं 005 कर देते हैं, सपोज करते हैं ये हो गया। अब आप देखें इसकी रिक्वेस्ट पोस्ट है, यहाँ पे URL आपने दिया, ऑथराइजेशन के अंदर आपने बेरर टोकन के अंदर ये टोकन आपने दे दिया, बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे ये सारा कुछ लिख दिया। इसको आपने अपने हिसाब से डेट के हिसाब से चेंज करना है, कस्टमर की, सेलर की, परचेजर की, सारा कुछ चेंज करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे वाला ऑलमोस्ट आपका ठीक ही होगा, और इसके बाद आपने यहाँ से सेंड करना है। अब आप देखें ये आ रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये है कि जो आपने टोकन दिया है और जिसके हिसाब से आप ये चीजें भेज रहे हैं ये मैच नहीं कर रही। एक्चुअल में ये होता है कि जो टोकन आपने देना होता है वो इसी का देना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक कस्टमर का बताता हूँ। आप देखें मैंने इस टॉप के ऊपर उस कस्टमर की डिटेल लिख दी है, और यहाँ से मैं भी सेंड का बटन दबा रहा हूँ। आप ये देखिएगा ये आपको ओके मिल गया, ये इनवाइस का नंबर आपको मिल गया, और ये वैलिड मिल गया। बेसिकली मैं ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि कस्टमर की कुछ पर्सनल इसमें डिटेल होती है, तो वो वीडियो में शो करना मुनासिब नहीं है। तो बेसिकली आपने उसी के अंदर एक्चुअल चीजें डाली और उसके बाद सेंड किया, और यहाँ पे आपको ये आ गया। अगर तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ गया, वैलिड आ गया, तो इसका मतलब है ये ओके। इसी तरह आपने बाकी सिनेरियोज भी फुलफिल करने हैं जो यहाँ पे आपको बताए गए। आप देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे ये किए, इसके सक्सेसफुल हो गए मेरे सारे के सारे। अब जब ये सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने मुझे खुद बता दिया, मैसेज आ गया कि अब आप प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब सारे सिनेरियोज कंप्लीट होते हैं ऑटोमेटिकली वो आपको प्रोडक्शन की तरफ जाने देते हैं। अब प्रोडक्शन के अंदर अब आप देखें स्टेटस देखें इसका, API इंटीग्रेशन कंप्लीटेड। इसके अंदर भी अगर आप क्लिक करेंगे सिक्योरिटी टोकन के अंदर तो आपको एक और टोकन मिलेगा। यहाँ पे ये टोकन आपको एक और टोकन मिल रहा है जो कि आपने प्रोडक्शन के अंदर यूज करना है। अब आपने बाकी URL किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ये टोकन चेंज करके सेम डाटा आपने सेंड करना है। जब ये डाटा आपका सेंड हो जाएगा तो इनवाइस के डैशबोर्ड के अंदर आप आएंगे, समरी डैशबोर्ड के अंदर आप देखें टोटल इनवाइस, सेल इनवाइस, ये देखिएगा आपने जो डाटा आपने सेंड किया। इसके बाद आपने यहाँ पे देखिएगा जो आपने इनवाइस बनाई थी, डेट आपके सामने आ रही है, ये आज इनकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई थी, और यहाँ पे आप उस इनवाइस को PDF के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते। अब आपने ये भी काम नहीं कीजिएगा कि किसी का भी NTN लेके तो उसके ऊपर आप ये जो प्रोडक्शन के इनवाइसेज है ये कर दें, ये काम ना कीजिएगा, क्योंकि ये फिर उनके लिए मसला बन जाएगा।
सैंडबॉक्स की टेस्टिंग की हद तक तो आप यूज कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड यूज कर लें, किसी का भी यूज कर लें, वो टेस्टिंग है बेसिकली। लेकिन जब आप प्रोडक्शन का टोकन दे रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जिस भी बंदे की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप उनसे पहले उनका किसी भी कस्टमर का, उन्हीं के किसी कस्टमर का आप एनटीएन नंबर लें कि आप इनको ये इनवाइसेस बनाने हैं, उनको बताएं कि हमने जो भी इनवाइसेस बनानी है, जितनी भी अमाउंट की बनानी है, हम इतनी इनवाइसेस बना लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर बनाएं, क्योंकि अभी जो भी इनवाइस आप बनाएंगे उसका टैक्स उसको पे करना पड़ता है। अगर आपने बड़ी इनवाइस बना दी तो बड़ी की इनवाइस का जो टैक्स बनेगा वो भी उसने पे करना है। तो ये चीजों का आपने ख्याल करना है। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन के लिए, अब देखें ये तो आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने देखी, ये कंप्लीट भी होगी, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब क्योंकि पोस्टमैन के अंदर तो आप ये काम नहीं कर सकते, पोस्टमैन तो आपने हर मरतबा डाटा फिल करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर डाटा एक मरतबा फीड करें और जस्ट आप इनवाइसेस बनाते रहें। हमारे पास ये ऑप्शन है कि आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसके अंदर आप इन्वेंटरी भी मैनेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, साथ उसके डिजिटल इनवाइसिंग का भी मॉड्यूल ऐड है। अब उसकी वर्किंग ऐसे है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, हर यूजर्स को आप उसका रोल असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं होलसेल वाला, ये बेसिकली होलसेल के अंदर ही मॉड्यूल इंटीग्रेट किया गया है। इसके अंदर आपने देखा यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करने हैं। अब आइटम्स क्रिएट करते वक्त आपने कुछ चीजों का ख्याल करना है जो कि पहले चीजें नहीं थी। आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन ये उसी तरह ही है, कैटेगरी भी उसी तरह ही है। अब इसका जो एचएस कोड है, अब इसका एचएस कोड ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपने लाजमी देना है। FBR POS इंटीग्रेशन के केस के अंदर हम एचएस कोड बहुत से आइटम का नहीं भेजते थे, जिनका नहीं मिलता था हम ब्लैंक भेज देते थे, काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे आपने एचएस कोड लाजमी भेजना है और सही कोड भेजना। अगर वो सही नहीं होगा या ब्लैंक होगा, दोनों केस में अंदर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके साथ आप देखें ये एचएस कोड डाला हुआ है। एचएस कोड के साथ आपने लिंक करना है इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये भी मस्ट है। अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट गलत भेजेंगे तब भी आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कास्ट है, आपकी सेल है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपने जीएसटी देना है और इसके जो शेड्यूल है FBR जो POS इंटीग्रेशन के शेड्यूल में, उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क है इसके टैक्स के अंदर, और आपने इसके टैक्स को भी एज इट इज यूज करना है। ये ना करें कि आपने इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक मॉडिफाई कर लें, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो हमने एक्सपीरियंस करके सीखी हैं कि कहाँ कहाँ पे मसले आते हैं। तो ये इसके अपने शेड्यूल्स हैं, इनके नाम है, शेड्यूल तो वही होंगे, इनके नाम और लिखने का जो आप समझ लें स्टाइल है वो उससे हट के है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर इसके शेड्यूल को यूज करना है। और जब आप शेड्यूल को यूज करेंगे, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कमाल आ जाता है कि किस सॉफ्टवेयर ने कितनी आपको आसानी दी हुई है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये रिड्यूस रेट, जिसके अंदर SRO नंबर वगैरह भी आपको देना पड़ता है, ये बहुत ही लंबी इसकी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपने ये चीजें सीखनी है। आप मिसाल के तौर पर ये क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, आप ये देखें इसके अंदर रेट टू SRO, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ पे भी ये मुख्तलिफ आएंगे। तो ये वो सारी चीजें, अगर आप इस तरह रिड्यूस रेट वाली कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ तक आपको सिलेक्ट करके डाटा भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डाटा जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखें ये आपने अपने लायर से पता करना है। फिलहाल मैं इसको एग्जिट करता हूं, तो यहाँ पे हम इसको ये हो गया। अब आपने देखा यहाँ पे आपने ये सारी चीजें आएंगी। अगर उस तरह का आपने शेड्यूल सेलेक्ट करना है तो ये चीजें आपकी आएंगी, और यहाँ से आपने अपडेट कर दिया। अब इसके बाद जब सेल टैक्स इनवाइस में जाएंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कोई भी कस्टमर है, ये आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपने अपना आइटम सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अपनी TP सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आपने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी के बाद सेल टैक्स है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है। ये बहुत से आइटम्स के ऊपर आपको जब आप शेड्यूल चेंज करेंगे तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। एडवांस टैक्स है, फेड एक्साइज ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से जो पहला काम आपने करना है, ये सैंडबॉक्स की एनवायरनमेंट तक है। अगर आपकी टेस्टिंग होगी है फिर आपको ये वाले टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब आप टेस्ट का बटन दबाएंगे तो ये इनवाइस नंबर आपको मिलना चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो वो एरर दे देगा आपको। इसके बाद आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई भी वैलिड रिस्पॉन्स है। इसके बाद आपने यहाँ से फाइनल करना है। फाइनल तब आपने करना है जब आपने ये इनवाइस हो जो प्रोडक्शन के अंदर या फाइनल इनवाइस करके FBR को भेज देना है, जिसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। फिलहाल मैं ये नहीं करता, अगर ये मैं करूंगा तो ये इनका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जब आपकी इनवाइस हो गई है तो इनवाइस आपके
फॉर्म के ऊपर इनवाइसिस डैशबोर्ड के ऊपर हो जाएगी। कितनी देर में हो जाएगी? मोस्टली जो मैक्सिमम इसका टाइम लगता है 10 से 15 सेकंड लगता है। आपकी इनवाइस कंप्लीट होती है, वहां पे शो हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आपने जो QR कोड है वो अपने इनवाइस के ऊपर प्रिंट करना होता है, और जब आप इनवाइस के ऊपर वो प्रिंट करेंगे तो वो स्कैन करके तो बंदा वेरीफाई भी कर सकता है अपनी इनवाइस को।